Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know कि हमने यूनिट 8 तक कंप्लीट किया है, यूनिट 9 तक सॉरी। यूनिट 10, 11 और 12 जो आपके हैं वो थॉट के हैं और सोशोलॉजिकल थॉट के हैं। उसमें भी वो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट है। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट होता है जो पहले पहले आया है, ठीक है, जो पहला थॉट था, जो पहले थियरिस्ट थे सोशोलॉजी के, सोशल थियरिस्ट। तो उनको हम समझेंगे। उसमें हम समझेंगे, पहले हमें समझना है अगस्त कोड को, लेकिन आपके सिलेबस में पूरे जो उनके कंसेप्ट है वो नहीं रखे गए हैं। तीन कंसेप्ट रखे गए हैं अगस्त कोड के, दुर्खेम के, कार्ल मार्क्स के और मैक्स वेबर के, ठीक है। ये 4 मेन क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट है जिन पे सोशोलॉजिकल थॉट बेस करता है। तो इन चारों को समझेंगे हम एक वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम अगस्त कोड को पहले समझेंगे और देन हम समझेंगे दुर्खेम को नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए समझते हैं। आज वीडियो के एंड तक बने रहे और समझेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में पहले किसको, अगस्त कोड को। तो इनको समझने के लिए आपको क्या करना है, इनको सिस्टमैटिकली हम समझेंगे। पहले इनके कंसेप्ट्स, बुक्स जो मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर उनके बुक्स, फिर इनके कंसेप्ट सिस्टमैटिकली, ताकि आपको याद रहे और आपके क्वेश्चंस निकल जाए। और इनके क्वेश्चंस, इनके बुक्स के रिलेटेड, कंसेप्ट्स के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर बुक्स के पूछे जाते हैं। अगर आप रिसेंटली जो नेट कंडक्ट हुआ था उसमें भी 20-30 क्वेश्चन जो थे वो बुक्स पे आए थे, कि जो सोशल थियरिस्ट नेट के लिए 58 थियरिस्ट पढ़ने पड़ते हैं, उनमें से उनके बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए, अगस्त कोड जो थे वो 1798 से 1857 तक थे। तो इनको हम फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने ही वर्ड क्वाइन किया था सोशोलॉजी का। फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, ये आपको पता है। और इसका मतलब क्या होता है कि सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पहले रिकॉग्नाइज कहाँ किया गया? फ्रेंच में किया गया। सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट्स कहाँ खोले गए? फ्रेंच में खोले गए। कॉलेजेस में पढ़ाया गया तो फ्रेंच में पहले पढ़ाया गया, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना था इन्होंने कि पहला नाम जो इन्होंने सोशोलॉजी का रखा वो इन्होंने सोशल फिजिक्स का रखा, जिसमें जो एडोल्फ क्विटलेट ने ऑलरेडी यूज़ किया था, उसने किस में यूज़ किया था? एन एसेज ऑन सोशल फिजिक्स। फिर उसके बाद अगस्त कोड ने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ए क्रूशियल टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। इंसानों की जिंदगी में जो सबसे बड़ा क्रूशल टर्निंग पॉइंट हो गया वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। कौन हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके बाद इंसानों को क्या मिला? इनको मिले राइट्स, इनको मिले फंडामेंटल राइट्स। उससे पहले इनको कोई भी राइट नहीं था। और दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, मोनार्की चेंज हो गई डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो उसके बाद ह्यूमन्स को वैल्यू मिला, इक्वालिटी मिली, डेमोक्रेसी मिली, राइट्स मिले, ठीक है, वोट मिला, तो जस्टिस मिला। ये चीज़ें कब हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी का चेंज किया था। किसने? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अच्छा, उसके बाद आपको याद रखना है, इसने कहा कि सोसाइटी वाज अनएबल टू कोप द न्यू डेवलपमेंट्स इन द साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडस्ट्रियल। जो सोसाइटी में चेंजेस आए थे, आपको याद होगा मैंने इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में आपको पढ़ाया था। फिर चेंजेस आए थे किस किस की वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और उसके साथ ही एनलाइटनमेंट पीरियड भी आ गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया? सोसाइटी का सारा सिस्टम चेंज हो गया। जब सारा सिस्टम चेंज हो गया तो लोग जो थे वो अनएबल टू कोप न्यू डेवलपमेंट के साथ। लोगों में कियास था, कंफ्यूजन था, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही थी फ्रंट लाइन पे, ठीक है। जैसे कोविड-19 हुआ था, उस टाइम पे सोशल ऑर्डर सारा डिस्टर्ब था, नई प्रॉब्लम्स फ्रंट लाइन पे आ गई, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। तो उसकी वजह से क्या गया? इंस्टीट्यूशंस की विद द चेंजिंग, और जिसका मेन मकसद ये बना, जिसकी वजह से फिर कौन सा सब्जेक्ट आया? सोशोलॉजी आया। उसकी आस कंफ्यूजन, सोशल ऑर्डर को स्टडी करने के लिए और नए प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए सोशोलॉजिस्ट ने कौन सा सब्जेक्ट लाया? सोशोलॉजी का, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा दैट इज व्हाई वी नीड टू डेवलप ए न्यू साइंस विच विल स्टडी सोसाइटी। जो किसको स्टडी करेगा? सोसाइटी को स्टडी करेगा। इसके बाद आपको ये याद रखना है, इन्हें ज्वाइंट पब्लिकेशन, इसने एक पब्लिकेशन पे काम किया है, एक पब्लिकेशन लिखी है जिसका नाम है प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सोसाइटी।
1822 ये सेंट साइमन के साथ इसने ये काम किया है। अगस्कोट एंड सेंट साइमन उन्होंने ये लिखी अबाउट द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। इन्होंने इसमें 3 स्टेजेस दिए। इन्होंने कहा दुनिया में जो भी नॉलेज है, जो भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, उसको 3 स्टेजेस में पास होना है। ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगर आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, जिसको हम बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। जो इसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया था, इन्होंने कहा जो भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है उसको 3 स्टेजेस में पास होना ही होना है, मस्ट पास होना है। देन अगस्कोट अबाउट सोशियोलॉजी, इसने क्या कहा? सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल साइंस। उसके बाद चेंज्ड नेम ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी। ठीक है, बिकेम ही फाउंडेड, इट वाज यूज्ड बाय द बेगेलियन साइंटिस्ट जो थे एडोल्फ क्विटलर। उसने ऑलरेडी यूज किया था किसके लिए? वो स्मॉल सोसाइटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सोशियोलॉजी का कंसेप्ट यूज, सोशल फिजिक्स का कंसेप्ट यूज किया था। तो उसके बाद फिर अगस्कोट ने इसका नाम चेंज कर दिया, किससे? सोशल फिजिक्स से सोशियोलॉजी रखा। ठीक है, और एक पॉइंट इसके साथ याद रखना जो मैं पहले आपको बताना था वो मैं भूल गया। याद रखना जो भी क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है विदाउट वेबर, क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट अगस्कोट, दुर्खियम, हर्बर्ट स्पेंसर, जो भी आपको मिलेंगे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, उन पे साइंस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने कोशिश की है, जब भी आप देखोगे उन्होंने कोशिश की है सोशियोलॉजी को साइंटिफिक लाइन्स पे क्रिएट करना, सोशियोलॉजी को एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट क्रिएट करना, इसमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई करना। ठीक है, साइंटिफिक मतलब मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह एक साइंस बनाना। ठीक है, एक सब्जेक्ट बनाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे, इनके वक्त में जिस टाइम पे ये लोग थे, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका था? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट साइंस था। साइंस उस वक्त पीक पे था, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहे थे, गाड़ियां बन रही थी, इंजन्स बन रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। ठीक है, एरोप्लेन का ये हो रहा था इन्वेंशन। तो उन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ा? साइंस का। इन्होंने कहा हम एक सब्जेक्ट ऐसा लाएंगे सोसाइटी के लिए जो चीजों को साइंटिफिकली स्टडी करेगा और साइंटिफिक सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है और फिर उसके बाद जो आए हैं, जैसे आपको फिर मास्टर्स में जब आप जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे कुछ थॉट्स, जैसे फिनोमेनोलॉजी, अल्फ्रेड शूज पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको इथनोमेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हेरोल्ड गारफिंकल पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत सारे थियरिस्ट्स, उन और क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट के बीच में यही कन्फ्लिक्ट रहता है। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली, दुर्खियम का ये बड़ा एक डिबेट है बाकी सोशियोलॉजिस्ट के साथ, वो कहता है नहीं, हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। और वो अपने एक स्टडी में, सोसाइटी में वो प्रूव करके देता है कि कैसे हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट पे सबसे ज्यादा किसका इंपैक्ट रहा है? साइंस का इंपैक्ट रहा है। लेटर ऑन जो फिर सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल है इसके पास मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अगर आप ब्लड को स्टडी कर रहे हैं साइंस में, इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ब्लड को आप कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह से चाहे। अगर आप ब्लड को नए डोजेस दोगे, नए कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, नए कुछ इसमें दवाई लगाओगे, तो इसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन इंडिविजुअल के पास एक बड़ा चीज है जो है कॉन्शियसनेस, जो नेचर में नहीं है, जो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है। जो सब्जेक्ट, जो बाकी सब्जेक्ट्स की स्टडी है, फील्ड है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, उनका जो मैटर है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। सोशियोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो है इंडिविजुअल, सोसाइटी में उसके पास कॉन्शियसनेस है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आई ये बात याद रखना। फिर अगस्कोट के जो वर्क्स है वो याद रखिएगा, ये बुक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822। इनको एक दो बार अगर आप देखेंगे, एक दो बार जब इनका रिविजन करेंगे तो ये खुद ही आपको याद रह जाएंगे ये बुक्स। ठीक है, और दूसरी बुक पॉजिटिव पॉलिटी जो है 6 वॉल्यूम्स के, पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 में। उसके बाद पॉजिटिव पॉलिटी, दोनों की पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलॉसफी, ये 4 वॉल्यूम्स के हैं। ये तीनों के तीनों याद रखना, ये भूल मत जाना। ठीक है, नाउ अब हम अगस्कोट का कंसेप्ट समझेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या दिया था उसने। ठीक है, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को समझेंगे। पहले कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्यों इसने दिया था? इट वाज एक्चुअली ए यूनिवर्सल लॉ बाय द अगस्कोट। ये अगस्कोट ने इसलिए दिया था, इसने कहा कि ये यूनिवर्सली अप्लाई होगा। सर, यूनिवर्सली अप्लाई का मतलब क्या होता है? कि ये लॉ जो है ये पूरे दुनिया में अप्लाई होगा।
ये एक सोसाइटी में अप्लाई, यानी इस तरह से हम बोलेंगे ये एक सोसाइटी में अप्लाई होगा दूसरे में नहीं होगा, नहीं। इसने कहा ये यूनिवर्सली अप्लाई होगा। जैसे मैथमेटिक्स में आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर आपको किसी एरिया का ये निकालना है, एरिया निकालना है, आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, आपके पास एरिया आएगा। तो ये फार्मूला जो है ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है। आपको ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए जो फार्मूला है C6H12 C6H12, ठीक है, वो फार्मूला आप यूज कीजिए, आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसी तरह से वो यूनिवर्सली फॉलो होता है। इसी तरह अगस्त कोर्ट ने कहा ये भी यूनिवर्सली फॉलो होगा। लेकिन क्यों दिया था इसने? क्योंकि ये इंस्पायर हुए थे। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था, ठीक है। वो ग्रेविटी का लॉ जो है हर किसी जगह अप्लाई होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर हम सेब ऊपर की ओर फेंकेंगे वो ऊपर क्यों नहीं जाएगा, वो नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी का मसला है। लैंड अर्थ जो है उसमें ग्रेविटी है, वो चीजों को नीचे खींचती है, ठीक है। तो इसी तरह इसने कहा कि ये भी यूनिवर्सली, क्योंकि ये लोग किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? साइंस की वजह से, ही सेड, इसने कहा this science would be able to both explain the past development। इसने कहा सोशियोलॉजी जो साइंस है ये इसके काबिल है, ये आपको एक्सप्लेन करके देगा जो पास्ट डेवलपमेंट्स ऑफ मैनकाइंड के हुए थे, इंसानों के, एज वेल एज प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर। ये आपको प्रिडिक्ट फ्यूचर कर देगा। जैसे साइंस हमें प्रिडिक्ट करके देता है, हमारे पास साइंस है, साइंस आपको बोलेगा वेदर इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। क्लाउड जो वो आ रहे हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा वो साइंटिफिकली आपको बताएंगे ये चीजें होंगी, ठीक है। तो इसी तरह इसने कहा ये भी कर देगा, क्या कर देगा? प्रिडिक्ट करेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कोर्स को ये प्रिडिक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू हिम द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मस्ट बी स्टडीड इन द सेम साइंटिफिक मैनर। उसी तरीके से साइंटिफिक मैनर में हमें स्टडी करनी चाहिए सोसाइटी को, एज द वर्ल्ड ऑफ नेचर, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ नेचर मतलब जिस तरह से साइंस नेचर को स्टडी करता है। समझ आई बात? चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड था, अब आपको इजी समझ आएगा। इसको आप लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस भी बोलते हैं कि इंसानों ने प्रोग्रेस कैसे की, ठीक है। इसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोलते हैं। अगर आपने सोशल चेंज का लेक्चर देखा होगा, सोशल चेंज के लेक्चर में मैंने आपको एवोल्यूशनरी थ्योरीज में ये बता दिया है कि अगस्त कोर्ट ने एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या दी थी, उसने उसमें क्या कहा था, ठीक है। ही बिलीव वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू इट्स हिस्ट्री, एवरी ग्रुप सोसाइटी, जो भी ग्रुप है, जो भी सोसाइटी है, साइंस, इंडिविजुअल एंड इवन माइंड गो थ्रू द सेम स्टेज। इसने कहा चाहे सोसाइटी है, चाहे ग्रुप्स है, चाहे साइंस है, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे दिमाग है, उन सबको इन 3 स्टेजेस में पास होना है। किन स्टेजेस में? 3 स्टेजेस जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस उसने दिया। कौन कौन सा स्टेज दिया है याद रखिएगा, ठीक है। 3 स्टेजेस इसने दिए हैं, जिसमें इसने दिया था मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है, पॉजिटिव स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस आपको याद रखने हैं। जैसे उसके बाद ये याद रखना, he told that just each and every individual develops from the stage of the do not believe in childhood to critical metaphysical one, the question of abstract notions of existence in adolescence to a natural philosopher। इसने कहा सेम इसी तरीके से जिस तरीके से इंडिविजुअल धीरे धीरे डेवलप्स फ्रॉम द डिवोट बिलीव इन चाइल्ड, धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ों को बिलीव करता है। जो भी आप बच्चे को बोलोगे वो उस पर बिलीव करेगा। हाँ बेटा, सर आपको कोई बच्चा बोलेगा ये आसमान में तारे क्यों है, आप उसको बोलोगे इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, कुछ मिथ्स बोलोगे जो हमारे पास होती है, ठीक है। तो वो उन पर बिलीव करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, फिर वो चीज़ों को क्रिटिकल करता है, वो क्वेश्चन करता है आपको। अगर ये ऐसी चीज़ें हैं, नहीं मैंने तो साइंस में ऐसे पढ़ा, मैंने तो बुक्स में ऐसे पढ़ा, मैंने सोशल साइंस में ऐसे पढ़ा, ये प्लैनेट्स है, तो उसके अंदर क्रिटिकल डेवलपमेंट होता है, मेटाफिजिकल स्टेज। वन हु क्वेश्चन्स द एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को क्वेश्चन करता है, एग्जिस्टेंस इन एडोलसेंस टू द नेचुरल फिलोसफर इन द अडल्टहुड। तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है। मेंटल डेवलपमेंट जब उसका होता है तो वो धीरे धीरे चीजों को समझने लगता है लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकल रीजन के बेस पे, एम्पेरिसिज्म के बेस पे, ठीक है। सो ये क्या कहता है, द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सिस्टम ऑफ थॉट हैव इवॉल्व्ड इन द 3 मेजर स्टेजेस। इसने कहा इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सिस्टम ऑफ थॉट, जो उनके पास थॉट है, सोचने का तरीका, जो उनके पास थॉट है दिमाग में, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हैव इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व हो गया,
वो इवॉल्व हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ा इन द 3 मेजर स्टेजेस। किन में? इन 3 मेजर स्टेजेस में वो बढ़ा। क्या? इंसानों का थॉट, इंसानों का थॉट, ह्यूमन बीइंग्स का थॉट। कौन कौन से स्टेजेस है? द 3 स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट। जो ह्यूमन थॉट है हुआ था उसका एवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ। द थियोलॉजिकल, द मेटाफिजिकल, द पॉजिटिव स्टेज, यानी सिंपल थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको समझते हैं अब कौन कौन से स्टेजेस थे ये। पहला स्टेज उसने कहा थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थियोलॉजी का मतलब अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना इसको फिटिशियस स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, ये कहता है ये 1300 से स्टार्ट हो गया, 1300 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1300 तक यही स्टेज था। कौन सा? वही ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ थॉट। फिर आया 1300 तक ये स्टेज था। कौन सा स्टेज? थियोलॉजिकल स्टेज। इसको हम फिटिशियस स्टेज भी बोलते हैं। डेट भी याद रखना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। यहां से थियोलॉजिकल स्टेज आएगा, यहां से डेट आएगा, आपको बोला जाएगा मैच द डेट। ठीक है, आप मैच कर दीजिए स्टेजेस को डेट के साथ। पीपल आर टोटली रिलीजियस, ये दुनिया का कहां तक स्टेज था? जब दुनिया चल रही थी, ह्यूमन थॉट, इंसानों के पास ये थॉट था कहां तक? 1300 तक एक स्टेज था जिसको अगस्कोट नाम देते थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। पीपल आर टोटली रिलीजियस, यानी 1300 तक लोग जो थे उनकी जो थिंकिंग थी वो टोटली रिलीजियस थी, यानी वो हर कोई चीज जो सोसाइटी में थी वो किस पे बिलीव करते थे? रिलीजन पे बिलीव करते थे। वो कहते थे एवरीथिंग जो भी सोसाइटी में होता है बाय द विल ऑफ गॉड। ठीक है, सारा कौन करता है? रिलीजन करता है। सोसाइटी के अफेयर्स को कौन चला रहा था? रिलीजन चला रहा था। जैसे अभी आप देखोगे अपनी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम कौन चला रहा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन चल रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम वाले। अगर किसी को जस्टिस देना है तो उसके लिए जज का सिस्टम बैठा है। ठीक है, पुलिस बैठी है। उस वक्त क्या था? उस वक्त सारा रिलीजन ही कंट्रोल करता था, यानी चर्च जो था वो सेंटर ऑफ अथॉरिटी था। चर्च नहीं, रिलीजन सेंटर ऑफ अथॉरिटी था। कौन कहता है? अगस्कोट कहता है। आई बात समझ में? यानी रिलीजियस ने सभी डोमिनेट किया था। मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली, जो भी कुछ होता था वो अंडर द गाइडेंस ऑफ रिलीजन होता था। और ह्यूमन थॉट जो था वो भी कंट्रोल कौन कर रहा था? रिलीजन कर रहा था। इंसानों का जो थॉट था वो भी कंट्रोल कौन कर रहा था? रिलीजन कर रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो ह्यूमन्स उसका सोल्यूशन रिलीजन में ढूंढते थे। कोई प्रॉब्लम होती थी वो कहते थे इट इज बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल कंसेप्ट है। लेकिन इसके सब स्टेजेस हैं। किसके? इसने कहा इसके सब स्टेजेस हैं थियोलॉजिकल स्टेज के। पहला इसने कहा फेटिशियसिज्म। फेटिशियसिज्म क्या होता है? एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव लिविंग सेपरेटस इन देम आल्सो नोन एज एनिमिनिज्म। इसको एनिमिनिज्म भी बोलते हैं। क्या? इन्होंने कहा जो ऑब्जेक्ट्स है नेचर में इनके अंदर लिविंग सेपरेटस होती है, यानी इनके अंदर रूह होती है। फेटिशियसिज्म हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, पीपल वारशिप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, और लोग किसको वारशिप करते थे? इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को वारशिप करते थे। जैसे नेचर में कोई बड़ा पत्थर था, बड़ा ट्री था, कोई बड़ा कोई मतलब जो भी चीजें थी नेचर में, बड़े बड़े एनिमेट ऑब्जेक्ट्स थे, वो लोग कंसिडर करते थे उनके अंदर रूह है, स्पिरिट है, तो वो लोग क्या करते थे? उन चीजों को वारशिप करते थे। ठीक है, पीपल वारशिप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री, स्टोन्स। ठीक है, ये चीजें थी। एंड वोल्केनिक इरप्शन कहीं पे हो जाता था तो उसकी भी वो वारशिप करते थे, इसके अंदर भी रूह है। ठीक है, तो एटसेट्रा। इसको कौन सा स्टेज बोलते हैं? ये अगस्कोट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेटिशियसिज्म। किसके अंडर आता है? थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, थ्रू द प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के थ्रू पीपल बिलीव दैट ऑल थिंग्स रूटेड फ्रॉम द सुपर नेचुरल सोर्सेस। इस बिलीव की वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से इन्होंने कहा, क्या कहा? कि जो रूट्स है देयर इज समथिंग सुपर नेचुरल सोर्स, कोई सुपर नेचुरल पावर है। इस बात आई समझ में? जैसे हम कहते हैं देयर इज ऑलमाइटी, या सॉरी देयर इज गॉड, गॉड है और वो एक सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, सुपर नेचुरल सोर्स है। समझ आई बात? फिर वो कहते हैं फेटिशियसिज्म के बाद जो दूसरा स्टेज था वो था पॉलीथियज्म। पॉलीथियज्म, देखिए पॉली मतलब याद रखिएगा, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, थिज्म मीन्स गॉड। समझ में आई बात? पॉली मतलब मेनी, थिज्म मतलब गॉड। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे गॉड्स है।
पहले वो क्या करते थे, वो ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि बहुत सारे गॉड्स है। कौन सा रिलीजन आया फिर, पॉलीथियज्म। वो कहते हैं नेचुरल फोर्सेस आर कंट्रोलिंग बाय मेनी गॉड्स। उन्होंने कहा नेचुरल फोर्सेस जो है, जो नेचर में फोर्सेस है, इसको बहुत सारे गॉड जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे गॉड ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं 33 करोड़ देवताज है उनको, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या कहा, हर किसी चीज का अपना अपना गॉड है। विंड है, इसका अपना गॉड है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता है, इसका अपना गॉड है। वाटर, इसका अपना गॉड है। एयर, इसका अपना गॉड है, ठीक है। थंडर होती है, इसका अपना गॉड है। तो धीरे धीरे कौन सा आया, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म मतलब मेनी गॉड्स है, ये कंसेप्ट आया धीरे धीरे लोगों में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ डिवाइन सैंक्शन रूल। फिर डिवाइन सैंक्शन का रूल आया। जो बादशाह किंग रूल करते थे वो कहते थे हम लोगों को किसने चूज किया है, गॉड ने चूज किया आपके रूल के लिए, ठीक है। तो कैन नॉट बी क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज होती है, याद रखना, डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म का मतलब होता है अगर आप रिलीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आपको एलो नहीं किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डॉगमेटिज्म। जो भी वो बोलेंगे ये डिवाइन सैंक्शन है। अगर वो गलत भी बोलते हैं, ठीक है, अगर वो गलत भी बोलते हैं, वो कहते हैं आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इस चीज को, तो उसका मतलब होता है दे आर प्रैक्टिसिंग डॉगमेटिज्म। समझ आई बात, व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर यहां पे क्या हुआ, फिर मोनोथियज्म डेवलप हो गया। अगस्त कोर्ट ने कहा फिर मोनोथियज्म डेवलप हो गया। मोनोथियज्म कैसे डेवलप हो गया, मैन, मोनो मीन्स ओनली वन, थियज्म मीन्स गॉड। सो दैट इज व्हाई कि अगर आप बार बार किसी लिटरेचर में देखोगे, वहां आप देखोगे मोनोथियज्म, इस्लाम इज अ मोनोथियज्म। व्हाई मोनोथियज्म, बिकॉज दे बिलीव ऑन वन गॉड। मोनो मीन्स वन, थियज्म मीन्स गॉड, ठीक है। फिर इन्होंने कहा फिर धीरे धीरे मोनोथियज्म डेवलप हो गया। कहां से, फिटिशियसिज्म, पॉलीथियज्म, पॉलीथियज्म से मोनोथियज्म डेवलप हो गया। ये थर्ड सब स्टेज है। तो सिंगल सुपरनेचुरल पावर, फिर लोगों ने कहा नहीं, धीरे धीरे उनके अंदर थॉट डेवलप हो गया कि एक ही है जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सुपरनेचुरल पावर। अच्छा, उसके लिए ये क्वेश्चन है, व्हाई मूव्ड फ्रॉम मोनोथियज्म टू पॉलीथियज्म एंड मोनोथियज्म। ये क्वेश्चन जब पूछा गया अगस्त कोर्ट से कि ये क्वेश्चन ये कैसे हुआ, पॉसिबिलिटी कैसे हुई कि लोगों ने फिटिशियसिज्म को छोड़ के पॉलीथियज्म में आ गया और पॉलीथियज्म छोड़ को मोनोथियज्म आ गया, मोनोथियज्म डेवलप हो गई, कैसे हो गया। तो शंकर राव ने इसका आंसर शंकर राव ने दिया। उन्होंने कहा टू ने बी फिटिशियसिज्म क्रिएटेड कन्फ्यूजन। इसने कहा जब फिटिशियसिज्म था, बहुत सारे गॉड्स थे, तो पॉसिबली है वहां कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। तो जब कंफ्यूजन हुआ कि किस गॉड को माने किस गॉड को नहीं माने, हैंस दे स्टार्टेड इन सेवरल गॉड्स, ठीक है। उसकी वजह से पॉलीथियज्म आ गया। जब पॉलीथियज्म आ गया, कंसेप्ट ऑफ मेनी गॉड्स क्रिएटेड कंफ्यूजन, उनमें कंफ्यूजन हो गया और मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि कौन किसका गॉड है, कौन से गॉड को वर्शिप करे, किस गॉड को वर्शिप नहीं करे, किसको छोड़े। तो उसकी वजह से देन दे डेवलप्ड द वन गॉड। उन्होंने फिर कौन सा कंसेप्ट लाया, मोनोथियज्म का कंसेप्ट लाया, ठीक है। चलिए नाउ, तो हमारे कितने स्टेजेस हो गए, 2 स्टेजेस हमारे क्लियर हो गए। कौन सा स्टेज हो गया, सॉरी 1 स्टेज हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेज। मोनोथियज्म इज द क्लाइमैक्स ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज, यानी इसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स, फाइनल स्टेज कौन सा है थियोलॉजिकल स्टेज का, मोनोथियज्म। एंड द काइंड ऑफ थिंकिंग, जो काइंड ऑफ थिंकिंग थी सूटेड टू द मिलिट्री सोसाइटी, ठीक है, इसको हम मिलिट्री सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आया मेटाफिजिकल स्टेज। फिर कहा अगस्त कोर्ट ने मेटाफिजिकल स्टेज, जिसको उसने कहा एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, जो कहां से स्टार्ट हो गया, 1300 से स्टार्ट हुआ, कहां तक रहा, 1800 तक ये स्टेज रहा, ठीक है। बात आई समझ, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। मीन्स रिलीजन एज वेल एज नॉलेज, मीन्स रिलीजन एंड नॉलेज ऑफ साइंस। अब क्या हुआ इस स्टेज में, इस स्टेज में ये हुआ, एक तो रिलीजन की थिंकिंग ऑलरेडी डोमिनेट थी, लेकिन प्लस इस स्टेज में हुआ 1300 के बाद साइंस की भी नॉलेज आ गई, यानी रीजन आ गया, यानी लॉजिक आ गया। लोगों ने अब धीरे धीरे उनके थॉट में चेंजेस आए। अब वो हर किसी चीज को रिलीजन के एंगल से नहीं देखते थे, अब वो चीजों को कैसे देखते हैं, लॉजिक, रिलीजन, उसके पीछे रीजन। अगर ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो क्यों है, रिलीजन भी ठीक है, रिलीजन कहता है इसकी वजह से हो गया, लेकिन ये उसका लॉजिक भी ढूंढते हैं कि क्यों हुआ। ये कोविड-19 अगर हुआ तो क्यों हुआ रिलीजियस का,
एक पर्सपेक्टिव है रिलीजियस, आपको बताएगा कि इन्होंने सिन ज्यादा की, इनको पनिशमेंट मिला, ठीक है, लेकिन लॉजिकली साइंटिफिकली कैसे ये हुआ, इसका साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है? तो लोगों में एक दोनों थिंकिंग, लोगों ने दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया। कब? 1800 से। तो माइंड में डेवलपमेंट हो गया, लोगों ने अब चीजों को कैसे देखना शुरू किया, साइंस की लेंस से भी देखना शुरू किया। आई बात समझ? उसी को हम बोलते हैं फॉलो बोथ रिलीजन एंड साइंस, रूल्ड नॉमिनेटेड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइट्स, मिडिवल सोशल रिकॉग्निशन इन यूरोप, नेशन स्टेट इमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसी यूरोप में, इसी टाइम में नेशंस, जो यूरोपियन सोसाइटीज थी, वहां एक कंसेप्ट आया कि अपना नेशन, अपना स्टेट डेवलप करो। किस स्टेज में? मेटाफिजिकल स्टेज में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एशियन सोसाइटी जो है वो किस स्टेज में है, क्या वो मेटाफिजिकल स्टेज में है, क्या वो साइंटिफिक स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, तो हम लोग किस में आते हैं? मेटाफिजिकल स्टेज में, क्योंकि हम दोनों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। फिर आया, उसके बाद कहता है अगस्कोट, फिर आया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन थॉट डेवलप हो गया, माइंड डेवलपमेंट हो गया, फिर आया साइंटिफिक स्टेज, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। पॉजिटिविज्म कहता है ये साइंस को, अगस्कोट ये बात याद रखना, उसको कहता है पॉजिटिव स्टेज। साइंटिफिक स्टेज ये कहते हैं ये आया आफ्टर 1800, याद रहा 13 तक, 13 से 18, 18 के बाद जो आया वो पॉजिटिव स्टेज है। सिंपल है, बिलीव इन साइंस। अब 1800 के बाद सोसाइटीज जो है, ह्यूमन थॉट किस पे बिलीव करता है? खाली साइंस पे बिलीव करता है। साइंस क्या हो गया? डोमिनेट हो गया। पीपुल नाउ टेंड टू गिव अप द सर्च फॉर एब्सोल्यूट कॉज, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं? अब लोग ढूंढ रहे हैं एब्सोल्यूट कॉज क्या है, ठीक है। एंड कंसंट्रेटेड एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड इन सर्च ऑफ द लॉज गवर्निंग हिम। तो अब साइंस के थ्रू, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू लॉज को ढूंढा जा रहा है, उन चीजों को ढूंढा जा रहा है जो सोसाइटी को चलाते हैं, जो नेचर को चलाते हैं, उन लॉज की डिस्कवरी हो रही है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? साइंस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी डोमिनेटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये पॉजिटिव स्टेज हो गया। Note, it is clear in this theory of the world, quote focus on the intellectual factors. That is the important point. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगस्त कोर्ट ने लास्ट 3 स्टेज में किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया, वो है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन थॉट। समझ आई बात? इसने इस पे ज्यादा फोकस किया। He argued that intellectual disorder is the cause of social disorder. इसने कहा, अगस्त कोर्ट ने, अगर सोसाइटी में डिसऑर्डर होगा, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होगा। इंटेलेक्चुअल मतलब लोगों के दिमाग में डिसऑर्डर आ जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर आ जाएगा, सोसाइटी में ऑर्डर नहीं रहेगा। व्हेन पॉजिटिविज्म गेन टोटल कंट्रोल, जब पॉजिटिविज्म टोटल कंट्रोल करेगा, यानी साइंस टोटल कंट्रोल करेगा, तो उसकी वजह से सोशल अपील, तो बिकॉज ही डिफाइनेड एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसने कहा, इसने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी, इसने कहा कि फाइनली जो है सोसाइटी को डोमिनेट कौन करेगा। तो हमने इंटेलेक्चुअल फैक्टर लॉ 3 स्टेजेस तक कंप्लीट किया। तो उसके बाद अगस्त कोट का आपको क्या याद रखना है? देन आपको कुछ कोट्स जो हैं वो आप याद रखिएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। ये वाला सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनेमिक्स हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले लास्ट 3 स्टेजेस के बाद आपको समझना है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या था, इसका कंसेप्ट, इसको हम समझते हैं। पॉजिटिविज्म एंड इट इज क्रिटिक। नाउ याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिविज्म इसकी मेथोडोलॉजी है। इसने कहा, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथोडोलॉजी का मतलब होता है, ये लोग कहते हैं हाउ वी विल स्टडी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को हम किस मेथड से स्टडी करेंगे? क्या उसमें साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करेंगे? क्या हम उसमें सोशल साइंस के मेथड्स अप्लाई करेंगे? कौन सा मेथड जो आपने अभी पढ़ा होगा इससे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कौन सा रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव, साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टरी, कौन सा मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? किस तरीके से हम सोशियोलॉजी के कंसेप्ट यानी सोसाइटी के कंसेप्ट उसको समझ सकते हैं? समझ में आई बात? नाउ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स फेस 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस। जो पहले के सोशियोलॉजिस्ट्स थे उनके पास 2 क्वेश्चंस फेस उनको करने पड़ते अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन के फ्यूचर कोर्स के मुतालिक, कि डिसिप्लिन आप कैसे चलाओगे, आप कैसे स्टडी करोगे। कौन से क्वेश्चंस थे? व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिसिप्लिन। सब्जेक्ट मैटर क्या है डिसिप्लिन? सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? मतलब आप किस चीज को स्टडी करोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप दुर्खियम को पढ़ोगे, दुर्खियम के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था, जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आया था,
इन्होंने कहा आप क्या स्टडी करोगे एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या स्टडी करेगी सोसाइटी। यहाँ तो ऑलरेडी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो इन चीज़ों को स्टडी कर दी है, तो आपने दूसरा सब्जेक्ट क्यों लाया। ये बड़ा चैलेंज था। मैटर ऑफ सब्जेक्ट क्या है आपका, मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है आप क्या किस चीज़ को आप स्टडी करोगे। जैसे इकोनॉमिस्ट वाले, इकोनॉमी जो हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के वो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाले पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते, तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी करे। ठीक है, आप इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, साइकोलॉजी ऑलरेडी कर रही है, सोसाइटी को भी कर रही है, तो सोशियोलॉजी लाने की क्या जरूरत थी। ये बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज, व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी। अब तो ठीक है, अब आप सोसाइटी को स्टडी करोगे, एज ए ग्रुप आप स्टडी करोगे, एज इंडिविजुअल स्टडी नहीं करोगे, लेकिन आपका मेथोडोलॉजी क्या रहेगा सोशियोलॉजी में। तो मेथोडोलॉजी के रिलेटेड उसका आंसर कौन देगा, उसका आंसर वही क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट देंगे जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे। ठीक है, तो वही हम समझेंगे व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी। तो अगस्त कोर्ट ने कहा सोशियोलॉजी की मेथोडोलॉजी पॉजिटिविज्म रहेगा। पॉजिटिविज्म क्या है वो हम समझेंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ रैशनलिज्म एंड साइंस। पहले ही मैंने कहा ये इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे हुए थे, रैशनलिज्म यानी रीजन पे काम करो, साइंस से हुए थे। They too attempted to define the subject matter and the methods in scientific objective term. इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सब्जेक्ट मैटर और मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी क्या रहेगा, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव टर्म्स में रहेगा। ऑब्जेक्टिव टर्म्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स मतलब जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, चीज़ों को हम नंबर में मेजर कर देंगे, नंबर्स में दे देंगे कि इतने परसेंट है, 30% है, 40% है। हम खाली डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे ये चीज़ें होती है, ये हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है। हम उसके साथ साथ बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकली बताते हैं कि 85% है। जब आपने न्यूमेरिकल लगा 80% मतलब वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हो गई। यही बात समझ। और अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लाइक सेंट साइमन, कोट, स्पेंसर, दुर्खेम लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट थ्योरी का मतलब साइंटिफिक मेथड, सिंपल कंसेप्ट। इन्होंने क्या किया, कॉन्टेंटेड दैट सोसाइटी इज आल्सो गवर्नड बाय द सर्टन फिक्स्ड लॉज। इन्होंने कहा जो सोसाइटी हमारी है इसको भी कौन गवर्न करता है, इसको भी चलाता है। कौन चलाते हैं, लॉज चलाते हैं। लॉज मतलब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ला दिया था ग्रेविटी का, कि अर्थ जो है इसमें ग्रेविटी है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह इन्होंने कहा सोसाइटी भी जो चलती है वो उस पर लॉज हैं, नेचुरल लॉज है जिन पे वो चलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, नेचुरल लॉज एंड हेंस इट इज प्रिडिक्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लॉज को डिस्कवर करेंगे हम चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात आई समझ। अगर ग्रेविटी खत्म हो गई तो दुनिया खत्म होगी, जब तक ग्रेविटी रहेगी तो दुनिया रहेगी। ठीक है, समझ आई बात। दे बिलीव दैट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स एंड assumptions of the natural science, जो methods हैं और assumptions of natural science, physics, chemistry, math will lead to positive scientific society। इन्होंने कहा जो methods है साइंटिफिक नेचुरल साइंस के, वो हमें कहाँ ले जाएंगे, पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी में। वो साइंस जो पॉजिटिव होगा यानी साइंटिफिक होगा। एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फॉलोज इनवेरिएबल लॉज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक बिहेवियर ऑफ मैन जो है, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, कैन आल्सो बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है इसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली मतलब इसको हम साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक लॉज से मेजर कर सकते हैं। इसको हम नंबर्स में बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर कितना चेंज होता है, किस टाइम कितना चेंज होता है, ये कैसे सोसाइटी में चलता है, क्या ये लॉज जो सोसाइटी में नेचुरल उनको फॉलो करता है या अपने खुद की कॉन्शियसनेस पे चलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिवली मेजर हम कर सकते हैं। एंड स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, काज एंड इफेक्ट। इसका काज क्या, इफेक्ट मेड कैन बी मेड लीडिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ थेरीज। और उसकी वजह से हम फिर क्या बना सकते हैं, थेरीज बना सकते हैं। और वो थेरीज साइंटिफिक वे की तरह होंगे जैसे आप साइंस में थेरीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म इज एन अप्रोच ऑफ स्टडीइंग सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। पॉजिटिविज्म एक अप्रोच है जिसमें हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं एज ए डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन करते हैं, जिसका मकसद है विच एम एट एम्प्लॉइंग प्रिंसिपल्स। उसका मकसद क्या है, वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। सिमिलर टू दोज इन नेचुरल साइंस, जो सिमिलर है नेचुरल साइंस में। आई बात समझ, सिंपल है ये। अगस्ट कोर्ट वाज द फाउंडर ऑफ दिस अप्रोच। और इस अप्रोच का फाउंडर कौन था सोशियोलॉजी में, वो था
कौन? वो थे अगस्कोट। अकॉर्डिंग टू सेंट साइमन कहते हैं पॉजिटिविज्म हु रूटेड इन द साइंस ऑफ सोसाइटी, जो पॉजिटिविज्म है इसके रूट कहाँ है? साइंस ऑफ सोसाइटी में। विच इज एनोलॉगस टू नेचुरल साइंस, एनोलॉगस होता है जब आप किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से साइंस है, यहाँ से साइंटिफिक मेथड है, हमने यही साइंटिफिक मेथड सोशियोलॉजी में लगाए, इनको यहाँ लाया, तो हमने इसका क्या बनाया? एनालॉगस पेयर, सेम साइंस का एक और एक बनाया, तो इसको हम एनालॉगस बोलते हैं, जिसमें सिमिलैरिटीज देखते हैं। तो इसने कहा ये सिमिलर है पॉजिटिविज्म, किसका सिमिलर है? साइंस का सिमिलर है। एंड पब्लिश्ड 6 वॉल्यूम पॉजिटिव फिलॉसफी, और इन्होंने पब्लिश किया 1830 में एक बुक जिसका नाम ही था पॉजिटिव फिलॉसफी, और जो हमें बताता है द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू डिसिप्लिन फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें हमें प्रिंसिपल्स के बारे में पता चला इस डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, कोर्ट ने फर्दर क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म डिसिप्लिन एज ए ट्रू नॉलेज इज बेस्ड अपॉन, इसने कहा पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है, पॉजिटिविस्ट डिसिप्लिन जो है, यानी साइंस डिसिप्लिन है, यही ट्रू नॉलेज है, यानी जो नॉलेज साइंटिफिक बेसिस पे डिपेंड है, जो साइंटिफिक बेस पे डेवलप हुई है, साइंटिफिक मेथड से डेवलप हुई है, यही क्या है? इज बेस्ड अपॉन द थिंकिंग, इज ए ट्रू नॉलेज, यही ट्रू नॉलेज है, एंड इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग about physical social world as a causal relationship between realities which we observe either directly or indirectly। ठीक है, यही नॉलेज ट्रू है। कौन सी नॉलेज? जो साइंटिफिक बेसिस पे डेवलप हुई है। He further stated that search for the laws of society, इसने कहा इसकी वजह से हम सर्च कर सकते हैं लॉज को जो सोसाइटी को चला रहे हैं। यूज बोथ रीजन एज वेल एज ऑब्जर्वेशन, इसने कहा हम दोनों यूज कर सकते हैं, रीजन भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमने बोला पॉजिटिविज्म आल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो पॉजिटिविज्म बोलता है आप चीज़ों को इस तरह से समझिए कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे हम सोसाइटी में बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई सिगरेट पिएगा, साइंटिफिकली हम बोलते हैं इसका मतलब है इसका कैंसर होगा। काज क्या है? काज सिगरेट है, इम्पैक्ट क्या बनेगा? उसका कैंसर बनेगा। कोई शराब पिएगा, अल्कोहल पिएगा, तो उसकी जो किडनीज है वो खराब हो जाएंगे। अल्कोहल काज, इम्पैक्ट क्या बनेगा? किडनी फेलियर। तो काज एंड इफेक्ट जो आप साइंस में यूज करते हैं वो हम किस में यूज कर सकते हैं? वो हम सोशल साइंस यानी सोशियोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट सोशियोलॉजी इज द लास्ट एंड द मोस्ट, इसने कहा सोशियोलॉजी लास्ट है एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऑफ ऑल द साइंसेस इन डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन। इसने कहा सोशियोलॉजी ही लास्ट और सोफिस्टिकेटेड साइंस है जो डील किसके साथ करेगा? एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के साथ। ही आर इवन सजेस्टेड 4 मेथड्स फॉर द स्टडिंग ऑफ न्यू डिसिप्लिन, इसने 4 मेथड सजेस्ट किए। मेथड्स आपको कल याद है, टूल्स एंड टेक्निक्स हमने पढ़े थे। 4 मेथड्स इसने दिए थे न्यू डिसिप्लिन के लिए। याद रखना, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव, तीनों के तीनों याद रखना। अगर आपको पूछा जाएगा 4 मेथड्स गिवन बाय अगस्कोट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। ही डिफाइंड द स्कोप ऑफ न्यू पॉजिटिव सोशल साइंस एट, इसने कहा कि स्कोप ऑफ जो न्यू पॉजिटिव साइंस है इसका स्कोप कौन सा है? वो है साइंस एज इसको क्या स्टडी कर रहा है? सोशल स्टैटिक्स डीलिंग विद द चेंज। सोशल स्टैटिक्स याद, सोशल डायनेमिक्स याद रखना। डायनेमिक मतलब होता है चेंज, स्टैटिक मतलब होता है चेंज नहीं होना, एक ही जगह पे रहना। तो इसने कहा स्कोप ऑफ जो साइंस न्यू साइंस सोशियोलॉजी का है वो सोशल डायनेमिक्स है, उसको चेंज भी देखना है सोसाइटी में। डीलिंग विद द सोशल चेंज, जो समाज में चेंज आ रही है उसके साथ डील करना है, उसको वो पढ़ना है। और उसके साथ सोशल स्टैटिक्स डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम, की सोसाइटी में कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑर्डर रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है एक ही जगह पे रुकना। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर आप बाल इस तरह से रखेंगे फिर उसको मारेंगे, वो यहाँ ग्रिप करेगा, यहाँ की ओर डायरेक्शन में जाएगा, मोशन यहाँ की ओर बढ़ेगी, फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह पे आएगा, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब वो अपनी ही जगह पे रुक जाता है। ठीक है, यहाँ भी गया लेकिन अपनी जगह पे रुका, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एक जगह पे रुकना। तो इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपको डील करना है किसको? सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी को। एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम। लेटर दुर्खियम लेड इट्स फर्दर प्रिंसिपल्स, फिर इस पॉजिटिविज्म के फर्दर प्रिंसिपल्स किसने लाए? दुर्खियम ने लाए। इसके बाद लाइक अदर्स लाइक स्पेंसर आल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी। याद रखना,
पॉजिटिविज्म पे किस किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया, पहले अगस्कोट ने, फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने, फिर दुर्खेम ने, ठीक है, या साइंस ने पे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी बिल्डिंग, यानी पॉजिटिविज्म के इर्द गिर्द में ये चीजें घूमती है, कॉज एंड इफेक्ट, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ये डायमेंशंस ऑफ द पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक मेथड को यूज करो, कॉज एंड इफेक्ट को यूज करो, एम्पिरिसिज्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करो, चीजों को एक्सपेरिमेंटेशन करो, थ्योरी बिल्डिंग को करो। तो ये चीजें जो है ये किसके इर्द गिर्द में घूमती है, ये डायमेंशंस ऑफ पॉजिटिविज्म है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविज्म बोलते हैं, ठीक है। यहां से देखिए इस थ्योरी में, इसने इस स्लाइड में नितिन सांगवान ने यही कोशिश की समझाने की एवोल्यूशन ऑफ नॉन पॉजिटिव फिलॉसफी, फिर कैसे आई नॉन पॉजिटिव फिलॉसफी। तो मॉडर्निटी, यूरोपियन चैलेंजेस, जो यूरोप में चेंजेस आए थे, आंसर टू दीज क्वेश्चंस, फिर पॉजिटिविज्म ने क्या किया, फिर सोशियोलॉजी ने क्या लाया, पॉजिटिविज्म लाया इन द सोशियोलॉजी, ताकि हम भी क्या करें, थ्योरी बिल्डिंग कर सके, ठीक है। फिर पॉजिटिविज्म के रिएक्शन में क्या आया, नॉन पॉजिटिविस्ट्स। नॉन पॉजिटिविस्ट्स मतलब जो कहते हैं सोशियोलॉजी को हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, उनको हम नॉन पॉजिटिविस्ट्स भी बोलते हैं। ये समझ आई बात। तो ये उसके कुछ फीचर्स हैं, वो आप देख लेना, वो आपको समझ में आएगा। ये बहुत इजी है, आप उतना टफ टॉपिक ये नहीं रहा। मेन फीचर्स ऑफ द पॉजिटिविज्म हम देखेंगे, मेन फीचर्स क्या है पॉजिटिविज्म के, उनको भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। इट लेज पर्टिकुलर एम्फेसाइजेस ऑन द बिहेवियर कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसने कहा हम बिहेवियर को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स लाइक फीलिंग, सर फीलिंग्स कहाँ जाएंगे एक इंडिविजुअल के, मीनिंग्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसने कहा फीलिंग्स जो है, इमोशन जो इंडिविजुअल्स के हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बाहर निकाल दो, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या अगर आप फीलिंग्स को स्टडी करेंगे तो आप पॉजिटिव मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन सा कर दें, नॉन पॉजिटिव, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, फिनोमेनोलॉजी आती है, इथनोमेथोडोलॉजी आती है, फिर ठीक है। इट एम्फसाइजेस अपॉन अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल रियलिटीज, इसने कहा आप इंडिविजुअल के एक्सटर्नल रियलिटीज को, यानी कि बाहर वो कैसे बिहेव करता है, उसके अंदर क्या है, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्सटर्नल रियलिटीज एंड रिजेक्ट द स्टडी ऑफ इंटरनल एस्पेक्ट्स लाइक द मीनिंग्स एंड मोटिवेशंस। आप देखिए इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, इस पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक दिन हम इसी पे बात कर रहे थे, मैं और डॉक्टर हिलाल इस पे डिस्कस कर रहे थे। वो अभी पिछले साल उनकी एपी रिक्रूटमेंट हो गई, मैं और वो एक दिन बात कर रहे थे, हमने ये बताया, हम इस पे बात कर रहे थे एक्सटर्नल रियलिटीज को कैसे समझते हैं। ये कहते हैं देखिए अगर आप किसी गाड़ी में बैठेंगे, यूं उस गाड़ी के सीट पे जब आप बैठते हैं ना, आपके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप कैसे बिहेव करते हैं, आप उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे आपकी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। आप अगर वहां थोड़ा सा भी बिहेव करेंगे, यानी कि उस वक्त आपका दिल चाहता है कि मैं यहाँ नहीं बैठूं, आपके इमोशंस कुछ और होते हैं, कुछ फीलिंग्स होते हैं, लेकिन उनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहां आप क्या दिखाते हैं, वहां आप एक्सटर्नल बिहेवियर दिखाते हो जो सोसाइटी को एक्सेप्ट है। तो यही चीज होती है, ये कहते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर को आप स्टडी कीजिए, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिवेशंस क्या है, उनको छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिविज्म को नहीं चाहिए, उनको एक्सटर्नल रियलिटीज, एक इंडिविजुअल बिहेव कैसे करता है सोसाइटी में, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, वो फॉर्मल बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल को छोड़िए। दुर्खेम कॉल्ड ऑफ स्टडीइंग सोशल फैक्ट, इसी को दुर्खेम ने फिर सोशल फैक्ट कहा। सोशल फैक्ट क्या है, एक्चुअल में एक्सटर्नल रियलिटीज को समझिए कि सोसाइटी में इंडिविजुअल एक्सटर्नली फॉर्मली कैसे बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी उस पर फोर्स करती है, सोसाइटी कोहेसिव टू इंडिविजुअल है, उस पर फोर्स करती है वो चीजों को करने के लिए, ठीक है। These are seen objectively as similar manner by everyone, क्योंकि इन चीजों को सभी क्या देख सकते हैं, सिमिलर देख सकते हैं। जब ये सिमिलर बन जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, जब ये ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो सेम रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इट गेव प्रेमिसी टू द डिस्कवर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखिए व्हाइल स्टडीइंग द फिनोमेना। पॉजिटिविज्म बोलता है आप कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं, अगर डाइवोर्स हो रहा है इसका कॉज क्या है और इम्पैक्ट क्या है, समझ आई बात। इट स्ट्रेसेस अपॉन द साइंटिफिक मेथड, पॉजिटिविज्म किस पे जोर देता है, साइंटिफिक मेथड्स पे, सिमिलर टू दोज यूज्ड इन नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल दुर्खेम यूज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज किए। क्या सर ये पॉसिबली फिर हुआ, इन सोशियोलॉजिस्ट्स ने ये यूज किया, यस दुर्खेम ने क्या किया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे सिमिलर टू नेचुरल साइंसेस, जैसे स्टैटिस्टिक्स वाले यूज करते हैं, उसी तरीके से दुर्खेम ने सुसाइड में स्टैटिस्टिक्स लाई कि कितने होते हैं, किन में कितने होते हैं, इतने इतने % होते हैं।
इन इज फेमस स्टडी, जिसमें जो उसने फेमस एक स्टडी की है सुसाइड, उसने यूरोपियन सोसाइटी में स्टडी किया, उसमें उसने बताया कि उसने नेचुरल साइंस की तरह स्टैटिस्टिक्स को यूज किया। ठीक है, इसलिए सोशियोलॉजी में आपको मीन, मोड, मीडियन, जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें डेटा टेबुलेशन क्या होता है, वो तो न्यूमेरिकली साइंटिफिकली होता है। फिर कहते हैं इट फोकसेस अपॉन एम्पिरिसिज्म। पॉजिटिविज्म किस पे फोकस करता है, एम्पिरिसिज्म, एंड रिजेक्ट कॉमन सेंसिकल स्पेकुलेशंस। पॉजिटिविज्म बोलता है चीजों को आप इंपेरिकली वेरीफाई कीजिए, क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, उसमें डेटा आप देखिए। आप रिजेक्ट कीजिए कॉमन सेंसिकल स्पेकुलेशंस। कॉमन सेंसिकल मतलब आप कॉमन सेंस में कोई भी बात बोल रहे हैं, कॉमन सेंस नॉलेज सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होती है, उसको आपको वेरीफाई करना है। कॉमन सेंस मतलब कोई भी बात आपने कही, जैसे हमने पिछली बार रिसर्च मेथोडोलॉजी में एग्जांपल कही कि फीमेल जो है वो साइंस कम लेती है, लेकिन जब हमने स्टडी की, हमने कॉलेजेस दो चार कॉलेजेस में स्टडी की, हमने वहां पाया लड़कियां ज्यादा ये ले रही हैं साइंस, और ऊपर से हमने ये देखा कि रिजल्ट भी सबसे अच्छा आ रहा है वहाँ लड़कियों का एज कम्पेयर टू लड़कों का। तो जो ये कॉमन सेंसिकल बात थी सोसाइटी में, जो ये बात थी, मिथ थी, वो क्या हो गई, वो डिस्प्रूव हो गई। समझ आई बात। पॉजिटिविज्म मोर एक्यूरेटली इन फैक्ट कैन आल्सो बी कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म आल्सो फोकस ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, ये कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज बनाइए, एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉज, और लॉज को डिस्कवर कीजिए जो यूनिवर्सली अप्लाई होंगे। ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स। फिर क्या कहता है, फिर कहता है बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ थ्योरीज इट टॉक्स अबाउट द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सोशल इवेंट्स। जैसे साइंस प्रिडिक्ट करता है कि चीजें ऐसे होंगी आने वाले देश में, अगर एनवायरमेंट चेंजेस कंट्रोल नहीं होती तो वाटर क्राइसिस हो जाएंगे, तो हो रहा है। साइंस ने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, ओजोन होल रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो वो चीजें हो रही है, प्रिडिक्शन हो रही है साइंस की तरफ से। इसी तरह से क्या कहते हैं, ये कहते हैं सोशियोलॉजी को भी क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स इस तरह से सोशियोलॉजी प्रिडिक्ट करेगी। अगर हम देखेंगे ड्रग सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे एज ए साइंटिफिक सोल्यूशन, अगर ये चीजें बढ़ी, एग्जाम्पल हम अभी बता रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहा है, हम कहते हैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से और भी क्राइम सोसाइटी में डेवलप होंगे, बढ़ेंगे। कौन कौन सा क्राइम बढ़ेगा, किलिंग। जैसे अभी जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, जिनकी मैरिड हो, वो अपने बच्चों को मरवा रहे हैं, अपने हस्बैंड बीवी को मरा रहा है, बीवी हस्बैंड को किल करा रही है, तो ये चीजें नहीं आई जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से प्रिडिक्ट होगा। कोर्ट बिलीव्ड दैट ही हैज डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। इसने कहा कोर्ट ने, तो कोर्ट ने ये कहा कि पॉजिटिविज्म से क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन, ह्यूमन सोसाइटीज का एवोल्यूशन कैसे होगा। ही आल्सो मेंशन्ड द वेरियस स्टेजेस इन दिस प्रोसेस। ही एम्फसाइजेस अपॉन द यूजिंग डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्ट कीजिए चीजों को। इट गिव प्रेमिस टू द थियरी इन सिमिलर फैशन टू नेचुरल साइंस। ठीक है, फाइनली पॉजिटिविज्म आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज शुड बी टेस्टेबल। इन फैक्ट उसको टेस्ट कीजिए। Positivism believes that true knowledge is the only which can be tested. तो पॉजिटिविज्म कहता है जिस नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं वही नॉलेज क्या है, वही ट्रू है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। फिर आपको याद रखना है क्रिटिसिज्म, पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म भी याद रखिए, उसके बाद आप इस चीज को फिर नहीं भूलेंगे। Phenomenologists like the Peter Berger contended that facts never fall from the sky, they developed in a particular context. इसने कहा जो आप फैक्ट्स दे रहे हैं, जो आप किसी चीज को स्टडी करने के बाद आप करप्शन को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप फैक्ट्स दे रहे हैं कि करप्शन इसकी वजह से होता है, करप्शन इतना % हो रहा है, करप्शन की ये चीजें हैं, इतने इन काज से हो रहा है। वो कह रहे जो आप वो फैक्ट्स, उनको हम फैक्ट्स बोल रहे हैं, इतना % है, इसके काज की वजह से इतना होगा, फिर ये होगा, वो फैक्ट जो आप दे रहे हैं वो कोई आसमान से नहीं आए हैं, वो आप ही डेवलप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जब आप ही डेवलप कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है आप अपने इमोशंस, आपके पास जो फीलिंग्स हैं उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो जो फैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो बायस्ड हो सकते हैं, उन फैक्ट्स में प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, gradually it was also realized that deductive approach is not fruitful in sociology. Wait a minute, एक सेकेंड, सॉरी। तो फाइनली आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिविज्म का फिर क्रिटिसिज्म हो गया, फिनोमेनोलॉजिस्ट्स आए, इथनोमेथोडोलॉजिस्ट्स आए, उन्होंने कहा एवरीथिंग इज नॉट साइंस। आप सोसाइटी के हर किसी चीज को साइंस के लेंस से नहीं देख सकते हैं, यानी उन्होंने कहा ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आप अलग नहीं कर सकते, ह्यूमन इमोशन उसको आप निकाल नहीं सकते,
ह्यूमन मोटिवेशन उसको आप नहीं निकाल सकते, उन चीज़ों को आप नहीं निकाल सकते जो इंडिविजुअल प्राइवेटली कर सकता है, वो रियलिटीज़ भी है। तो हर वक्त इंडिविजुअल का फॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, इंडिविजुअल के पास मेंटल कॉन्शियसनेस है, उसको आप लेबोरेटरीज में कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये डिबेट है बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड फिनोमेनोलॉजी, इथनोमेथोलॉजी एंड इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं इंटरेक्शन से चीज़ें होती है, लैंग्वेजेस से चीज़ें हम सीखते हैं, तो उन सिंबल्स को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आया समझ। फिर इसका कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, वो है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स क्या है? सोशल स्टैटिक्स आपको याद रखना है जो चीजें फिक्स्ड है, डायनेमिक्स मतलब होता है चेंज। ये कहता है सोशियोलॉजी को स्टडी करनी है, आल्सो उसको स्टडी करना है कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी में क्या क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं, स्टडी फैमिली, किनशिप, मैरिज। ठीक है, और चेंज क्या होती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स, कंटिन्यूअस चेंज जो सोसाइटी में होती है उसको भी स्टडी करना होगा, किसको? सोशियोलॉजी वालों को। ठीक है, ये उसका सब्जेक्ट मैटर रहेगा। उसके साथ साथ जरूरी इंपॉर्टेंट ये है, ये याद रखें। लेकिन सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स का कंसेप्ट किसने दिया है, किसने स्टडी किया है? ये कंसेप्ट दिया है अगस्कोट ने। लेकिन इस पे जो बुक है वो स्पेंसर ने लिखी है। ये आम तौर पर क्वेश्चन आ जाता है नेट सेट के एग्जाम में, क्या आप बताइए सोशल स्टैटिक्स बुक किसने लिखी है? तो उसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, वो एकदम से क्या करते हैं अगस्कोट, जो टोटल गलत है। सोशल स्टैटिक्स किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। देन उसके साथ साथ कोट्स आपको याद रखने हैं। अगस्कोट ने कहा सोशियोलॉजी इज द क्राइम एडिफिस ऑफ द हायरार्की ऑफ साइंस। ठीक है, और रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा? सोशियोलॉजी इज सिटिंग इन इन्फेंट स्टेज। अगर आपको ये क्वेश्चन आएंगे ये किसने कहा, ये याद रखना, ये कोर्ट ने कहा है, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। ठीक है, अब सोशल स्टैटिक्स को थोड़ा यहाँ देख लेंगे। इसने क्या कहा? सोशल स्टैटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक तो लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आप किसके हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोशल ऑर्डर। उनका लॉज ऑफ एक्शन वो कैसे चलते हैं और वो रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये स्टडी करता है, इट स्टडी द बैलेंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द एलिमेंट्स विद इन द सोशल होल, कि म्यूचुअल एलिमेंट्स क्या है उनके बीच में, फैमिली, मैरिज, किनशिप कैसे चलते हैं। ठीक है, ये कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इट डील्स विद द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी सच एज फैमिली, इकोनॉमी एंड पॉलिसी। इट इनकर्स इनटू द कोज एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमेना। इसकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमेना। कोर्ट सिट्रस देयर मस्ट लीज ए स्पॉन्टेनियस हार्मोनी बिटवीन द होल। कोर्ट कहता है कि इनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, तभी ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, चल सकती है, तभी सोशल सिस्टम चलता है। देखिए, जब फैमिली, मैरिज, किनशिप, जो मैंने आपको 6 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस बताए, जब ये काम करते हैं, फैमिली मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमी और पॉलिटी, जब ये 6 इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ये 6 इंस्टीट्यूशंस किसको चलाते हैं? सोसाइटी को चलाते हैं। इसी को हम सोशल सिस्टम भी बोलते हैं। आई बात समझ? द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड। से वो कहता है हम एक एक पार्ट को स्टडी सेपरेटली नहीं कर सकते हैं, सभी पार्ट्स को एक साथ स्टडी करना है, यानी इन सब को साथ में स्टडी करना है। इफ दे हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और उनके बीच में जब ये साथ चलते हैं, हार्मोनी रोज रहती है। अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम पैथोलॉजिकल सिचुएशन बोलते हैं, जैसे कोविड-19 में हुआ था। ठीक है, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस डिसऑर्डर में चले गए क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं कर पा रहे थे। Social dynamics, it studies examines how the parts of society are interrelated. Social dynamics focus on society as a unit of analysis, how they develop and change through the time, और ये चीज़ें चेंज कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज अगस्कोट का सारे कंसेप्ट्स। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स को मैंने कवर अप किया है और जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए वो चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसी का आप रिवीजन कीजिए, इसी पे फोकस कीजिए, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन निकल जाएंगे। जो उसके बाकी कंसेप्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो मैं आपको नेट के सिलेबस में पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक्स। तो फाइनली आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, 39% मैं कल देख रहा था जो यूट्यूब लेक्चर्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। वाई आई डोंट नो, कि अगर उनको कुछ मिल रहा है यूट्यूब चैनल से, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, इतना आपको मिल रहा है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको इतने लेक्चर्स, इतने पीडीएफ्स अवेलेबल कर रहा हूँ, तो वो कीजिए। और उसके साथ साथ आप कम से कम एक वीडियो पे तो लाइक आप कर सकते हो, उसमें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, उसमें आपको पैसे भी नहीं देने, तो वो भी कीजिए। हर किसी वीडियो पे लाइक्स कीजिए और कमेंट्स तो स्पेशली, अगर आपको कुछ मिल रहा है सीखने के लिए तो कमेंट्स कीजिए,
कुछ अच्छे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक मोटिवेशन पावर आता है टीचर के पास, ठीक है। फीडबैक ज़रूरी होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए। और उसके साथ साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।